हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास का जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो होगी हमारी अधिगम से रिलेटेड। अधिगम क्या होता है, ठीक है, अधिगम को क्या कहते हैं। तो जो बाल विकास की दृष्टि से है, जो सीखना होता है वही अधिगम होता है। क्या जो सीखना होता है वही अधिगम होता है। कोई भी आदमी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपनी लाइफ में, वही उसे अधिगम कहते हैं बाल विकास की दृष्टि से। तो जैसे इसके काफी नाम है। अधिगम कोई ना समझे अब उसमें है सीखना, ठीक है, लर्निंग, वही किसी चीज को याद करना, यही सब इसके नाम हैं। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे अधिगम होता क्या है। अधिगम जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया है। क्या है अधिगम? जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया है। बच्चा हुआ जब से बच्चा जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जब तक वो बूढ़ा नहीं हो या मर नहीं जाता तब तक वो क्रिया चलती रहती है अधिगम की, है ना। क्योंकि पहले तो बच्चे घर पे माता पिता से कुछ सीखता है, फिर स्कूल में कुछ सीखता है, बच्चे मिलते हैं उससे, नया नया व्यवहार मिलते, नए नए जो वातावरण मिलता है, नए नए संस्कार मिलते हैं दूसरे बच्चों से। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बच्चे होते हैं उनसे मिलता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, अपने धर्म की बातें सीखता है, दूसरे धर्म की बातें सीखता है ना। तो यही अधिगम है, क्योंकि जीवन भर सीखने वाली चलने वाली प्रक्रिया ही अधिगम है। अब हम ये देखते हैं कि अधिगम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दो प्रकार का अधिगम होता है। कौन कौन सा अधिगम होता है? दो प्रकार का अधिगम होता है। एक अर्जित, एक आपका जन्मजात होता है, जन्मजात, एक जन्मजात अधिगम होता है आपका, और एक अर्जित होता है, ठीक है। तो जन्मजात जो अधिगम होता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे भूख लगना, बच्चा कहीं पेट में नहीं सीखता, वो अपने आप ही नेचुरल होता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, मल त्यागने की इच्छा होती है, प्रेम होता है, घृणा होती है, ये सब क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो वही है भूख, प्यास, प्रेम, माँ के प्रति लगाव होना, पिता के प्रति लगाव होना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। निद्रा, सोता है, कोई मतलब नहीं है, कामुकता, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। अर्जित, अर्जित जो यहाँ पर सीखे जाते हैं, अपने व्यवहार द्वारा सीखना, किसी के दूसरे के द्वारा सीखना, किसी से कोई चीज ग्रहण करना, वो अर्जित के अंतर्गत आती है। तो ये तो जन्मजात हो गए, भूख, प्यास, प्रेम, निद्रा, कामुकता, है ना। ये तो जन्मजात हो। अर्जित कौन कौन से हैं देखिएगा, तब तक ये नोट कर लीजिएगा। करिए नोट। अब जैसे व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अगर व्यवहार में किसी के परिवर्तन होता है तो वो अर्जित है, कहीं से सीखा हुआ है। जैसे कि आपकी बुद्धि और आपकी वो होती है, आप जो किसी से कुछ सीखते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, गांव में जाता है तो गांव की लैंग्वेज बोलता है, पर लेकिन जब वो गांव से शहर में जाता है तो वैसे वातावरण में मिलता है, वहाँ के लोगों से संपर्क करता है, पढ़े लिखे लोगों से, उसकी लैंग्वेज, उसके पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज उसकी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? व्यवहार के द्वारा चेंज होती है ना, क्योंकि उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया है। वो जो चीज पहले गांव में रहता था, बोलने का भी ढंग नहीं था, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कुछ और जैसे शराबी हैं, कबाड़ी हैं, उन लोगों की संगत उसने छोड़ दी, अब पढ़े लिखे लोगों के साथ मेल खा रहा है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी समाज में वैल्यू बढ़ रही है। तो वही है अर्जित अधिगम आपका, क्योंकि उसने कहीं से कुछ न कुछ सीखा हुआ है, वो है व्यवहार में परिवर्तन, आपका अर्जित अधिगम के अंतर्गत आएगा। वातावरण के द्वारा परिवर्तन कर लेना, वातावरण के परिवर्तन, जैसे ठंड पड़ी है तो हर मोस्टली ज़्यादातर गर्म कपड़े निकाल लेते हैं सब लोग,
और गर्मी होती है तो गर्मी हो गई। तो ये वातावरण का परिवर्तन भी आपका एक अधिगम के अंतर्गत ही आएगा, है ना। उपार्जितियों द्वारा अधिगम परिवर्तन हो जाता है, तो ये सब आपके अधिगम अर्जित होंगे, ठीक है, और ये जन्मजात होंगे। अब जैसे किसी से कुछ सीखना, जीवों द्वारा परिवर्तन, जीव द्वारा का मतलब है मनुष्यों द्वारा या पशु पक्षियों से कोई भी चीज हम लोग सीखते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों से यहाँ क्या आता है, आप लोगों को क्या पता है? ये सिलाई कढ़ाई बुनाई जो चीज जो बुनना सीखा है, तो ये कैसे सीखा है हम लोगों ने, कुछ पता है आप लोग को? ये जो बुनना सीखा है एक जीवों द्वारा इंसान सीखा है। आपने देखा होगा जैसे पशु पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाना सीखते हैं, अपने आप ही घोंसला बनाते हैं, उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, उन्हें स्टार्टिंग से आता है। तो मनुष्य ने उनसे ही ये बुनना सीखा है कि जैसे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, और जो भी अपने बैठने का जो इंतजाम जितने भी लोग करते हैं, तो मनुष्य ने इन लोगों को देखा तो उसके द्वारा सीखा। ये जो कलर है, पिंक कलर है ये, और ये रेड कलर है, तो ये कहाँ से बने हुए? प्रकृति से मनुष्य ने सीखे हुए हैं। तो भाई ये जीवों द्वारा घोंसला बनाना सीखना, प्रकृति द्वारा कलरों का निर्माण करना। इंसान को कुछ ज्ञान नहीं था, वो भी एक जानवर था, उससे कोई भी कहीं से भी मतलब, पर लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सीखता गया। कपड़ों का अध्ययन, पहले तो ऐसे ही घूमते थे पाषाण काल में, उन्हें ये नहीं था, फिर पत्तों को सिल सिल के उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किए। फिर उनकी थोड़ी बुद्धि और डेवलप हुई, तो उसके बाद उन्होंने और अपनी उसमें परिवर्तन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यही हो गया आपका जो अर्जित परिवर्तन, जो अर्जित अधिगम में, अर्जित में व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कहीं भी इंसान से बैठकर उठकर अपनी बातों की विचारों से उनसे चीजें सीखा है, वो व्यवहार में परिवर्तन। वातावरण द्वारा परिवर्तन के जहाँ प्रकृति होती है, जैसे कलर है और भी चीजें होती है, प्रकृति द्वारा ही इंसान अपने लेकर आया है, कुछ ना कुछ सीखा है। वही जीवों द्वारा परिवर्तन, घोंसलों से, जैसे पेड़ पक्षी ये घोंसले बना रहे हैं, मनुष्य ने अपने बुनना कढ़ाई करना कपड़ों का निर्माण करना उन्हीं से सीखा हुआ है। तो ये तो हमारे अधिगम के मतलब प्रकार हो गए, ये प्रकार हो गए, ठीक है, जन्मजात एवं अर्जित, ठीक है, ये अधिगम के प्रकार है। अब हम क्या देखते हैं, थोड़ा डार्क लग रहा है, थोड़ा लाइट ओपन करते हैं। ठीक है, अब अधिगम की आपकी विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं, ये तो अपने प्रकार देख लिए, और अधिगम की विशेषताएं यही नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा अधिगम अपनी अपनी व्यवहार की दृष्टि से किस किस चीज से इंसान सीखता है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पहले आप लोग बताइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बताइएगा, अब विशेषताएं यहीं से हो जाएंगी हमारी, कहीं दूर से नहीं, हम पहले ही लिख चुके हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम जीवन निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया है। अधिगम से जीवों द्वारा अधिगम जीवों द्वारा, प्रकृति द्वारा, वातावरण द्वारा हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए देता है, तो यही अधिगम है ना, यही अधिगम है। तो इस तरीके से जो भी आपको लगे वो आप लोग कीजिएगा। जीवन अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। पहला पॉइंट हो गया। अधिगम जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत
सीखने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्मजात भी होता है ना, अधिगम जन्मजात भी होता है। अधिगम का व्यापक क्षेत्र होता है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इधर हम और भी जितनी भी विशेषताएं आप लोगों को आए तो आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दे रही हूँ। थोड़ा ये तो ऐसा टॉपिक है कि जितना भी हमारे दिमाग में आता जाए तो हमें वहां से अपना नोट करते रहना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, अधिगम की विधियां। ठीक है, अधिगम की विधियां। अधिगम व्यापक क्षेत्र है, ये हो गया। अधिगम के क्षेत्र अब देखते हैं, विधियां बाद में देखेंगे। अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक, और आपका नेक्स्ट हो जाएगा क्रियात्मक। क्रियात्मक है ना। तो अधिगम के ये क्षेत्र हो गए। तो अब यहाँ से ये संज्ञानात्मक क्षेत्र यहीं से हम बता दे रहे हैं। ये आपका किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र किनका है? जीन पियाजे का है। तो वो हम आगे देखेंगे। मैं शायद आप लोगों को जो आपकी फर्स्ट क्लास थी थोड़ा थोड़ा मैंने जीन पियाजे आप लोगों को बताया था। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो मैंने बताई थी आपको। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी बताई थी, थोड़ा बता दोगे आप लोग? चलो यहीं आप कर ले रहे हैं हम। जीन पियाजे की हमने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 बताई थी। 0 से 2 वर्ष तक की संवेदी अवस्था, संवेदी अवस्था। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और सक्रियात्मक अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था। आपकी नेक्स्ट ही औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था, ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपकी यूपी टेट, सी टेट, एलटी, जीआईसी जो भी आपका एग्जाम होता है और वो यहाँ से अधिगम से आपके क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और इसे नोट भी करना है। ठीक है, जितना मैं करा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो संवेदी अवस्था मैंने कब बताई थी? 0 से 2 वर्ष तक की होती है संवेदी अवस्था। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से आपकी 7 वर्ष तक होती है। 2 से 6 वर्ष कर लीजिए। ठीक है, 2 से 6 वर्ष सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक। और 7 से 11 वर्ष तक आपकी हो जाएगी सक्रियात्मक अवस्था। 12 से जो ऊपर है वो आपकी औपचारिक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये जीन पियाजे की अवस्थाएं थी, वो मैंने आप लोगों को यही संज्ञानात्मक विकास में बता दी। अब हमारे अधिगम के ये क्षेत्र हो गए। कितने क्षेत्र थे? 3 थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसे रिमूव करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अधिगम। अधिगम को क्या कहते हैं? सीखना, इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं ना। अब अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात अधिगम एवं आपका दूसरा हो गया अर्जित। तो जन्मजात में क्या होता है? बच्चा जन्म से ही उसे कुछ वो माँ के पेट से ही सीख कर आता है। उसे भूख लगना, प्यास लगना और निद्रा, कामुकता, ये सारे जन्मजात है। अर्जित बच्चा यहाँ आकर अपनी
जब जन्म ले लेता है उसके बाद जो सीखता है वो अर्जित में वातावरण द्वारा, क्योंकि उसे शरीर का जो भी उसका संवेदनशील होती है उसकी त्वचा, तो उसका समायोजन करना, वातावरण के प्रति उसका समायोजन करना, ये सब उसका अर्जित है, तभी वो कुछ ना कुछ सीखा है यहाँ पे। वही है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वातावरण द्वारा परिवर्तन होता है, जीवों द्वारा कुछ सीखकर उसमें परिवर्तन होता है, वो अर्जित अधिगम में आता है। फिर हमने देखी थी अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का व्यापक क्षेत्र है। अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही हमारी अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया, अधिगम जन्मजात होता है, अधिगम का व्यापक क्षेत्र है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था अधिगम, ये किस तरीके से लिखा, इधर ऐसे लिख देते हैं, अधिगम, अधिगम, ठीक है, के क्षेत्र। अब हमने अधिगम के क्या क्या क्षेत्र देखे? संज्ञानात्मक क्षेत्र देखा, भावात्मक क्षेत्र देखा और क्रियात्मक क्षेत्र देखा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका किसने दिया है? वो जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई हैं: संवेदी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है और सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, औपचारिक अवस्था 12 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, फिर भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, ये अपने सारे अधिगम के। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नोट कर लिया, रिमूव करते हैं ना, क्योंकि फिर आगे हम और कर नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं अधिगम के कारक। ठीक है, अधिगम के अब हमारे कारक है, कौन कौन से कारक हैं अधिगम के कारक? ठीक है, वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक, सामाजिक कारक, सामाजिक कारक, आनुवंशिक कारक, सांस्कृतिक कारक, नोट कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक कारक में आपके कौन कौन से आएंगे? जैसे आपकी रुचि है, कुंठा, कि किसी भी बच्चे की किसी में इंटरेस्ट होता है ना, तो उसे रुचि, कुंठा, जब उसे कुछ आता नहीं है तो कुंठाजनक हो जाता है, निराशा हो जाना, कुंठाजनक हो जाना, तो ये सब मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अभिप्रेरणा, किसी को प्रेरणा, जैसे मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आती है प्रेरणा, तो ये सब मनोवैज्ञानिक कारक में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे अधिगम के कारक हो गए। वातावरणीय कारक क्या होता है कि बच्चा वातावरण के अनुसार कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने कहा था ना कि कोई भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कोई बच्चा ढाल लेता है। कोई बच्चा क्या, हर किसी को परिस्थिति के अनुसार ढलना ही होता है, वही एक वातावरण कारक होता है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है, कोई
तो ये इसमें आएगा। सामाजिक कारक, समाज से बच्चा कुछ सीखता है, जैसे अपने माता पिता से उनके संस्कार सीखना, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने टीचर से, अपने आस पड़ोस से कोई ना कोई चीज़ें बच्चा सीखता है, वही अधिगम में सामाजिक कारक के अंतर्गत आती है। अनुवांशिक, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके जो भी उनके व्यवहार होता है, उनकी जैसे उनकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही बच्चे की प्रवृत्ति होती है, तो ये अनुवांशिक कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। सांस्कृतिक कारक, अपनी अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। जैसे हिंदू बच्चा है तो पूजा पाठ करना, जो भी त्योहार होते हैं उन्हें पता है कि दीपावली पर किन की पूजा होगी, लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, और कौन आए थे, राम जी आए थे, तो ये अपनी धर्म से जुड़ना वो सांस्कृतिक कारक में। मुस्लिम जानते हैं कि हमारे अल्लाह है, और ये लोग जानते हैं, हिंदू जानते हैं कि हमारे राम सीता लक्ष्मण शिव जी, ये जितने भी भगवान जो हिंदू के हैं, वो हिंदू अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। और जैसे जैन अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, बौद्ध अपनी संस्कृति के, तो ये अपनी अपने ही कल्चर के बारे में और दूसरों के कल्चर के बारे में भी जानना, ये भी एक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक वही है, बच्चे को जैसे चिंता होना, रुचि होना, किसी में प्रेरणा होना, कुंठाजनक होना, निराशा होना, ये मनोवैज्ञानिक कारक है। जब कोई बच्चा खुश होता है, उसका वातावरण, घर का वातावरण अच्छा होता है, तो बच्चा जल्दी सीखने की कोशिश करता है। किसी को कहीं के जहाँ लड़ाई झगड़े कलह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी अधिगम प्रक्रिया थोड़ी स्थिर हो जाती है, इतनी एक्टिव तरीके से नहीं सीख पाता है जितना कि वो बच्चे जिनके यहाँ पे लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते हैं, वो सीख जाते हैं। तो ये माता पिता के व्यवहार से भी परिवर्तन होता है बच्चे में, और समाज से भी उसमें परिवर्तन होता है, आस पड़ोस पड़ोस के वातावरण से भी उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है। तो हमने ये बात अधिगम के कारक देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते, चलो ये नोट कर लीजिएगा। अब अधिगम के नियम देखेंगे, यही हम देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। अब ये हेडिंग है, इसके बारे में तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अधिगम का नियम, सबसे पहले अधिगम का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक। अब यहाँ मैं पूछूं किसी को, शायद पहले भी पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक ने जो अपना जो सिद्धांत दिया है वो किस पर दिया है? थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बिल्ली पर दिया था, है ना। यही हम देख लेते हैं। कहते हैं थॉर्नडाइक की बिल्ली, पॉवलोव का कुत्ता, स्किनर का चूहा, इस तरीके से, है ना। तो ये थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत किस पर दिया है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये बिल्ली पर। अब ये थॉर्नडाइक के हम नियम देख रहे हैं। थॉर्नडाइक ने ये कितने नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से? अधिगम की बात हो रही है तो यहाँ अधिगम क्वेश्चन ये बन जाएगा, थॉर्नडाइक अधिगम की थॉर्नडाइक के नियम कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक नियम एवं द्वितीयक नियम। ये क्वेश्चन आपका पहले एलटी में आया हुआ था। सेकेंडरी एवं प्राइमरी, इस तरीके से। तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश जरूर देख लेना है कि जो ऑप्शन होते हैं हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आता है, तो हिंदी में क्या पूछ रहा है। उन्होंने ये सेकेंडरी करके नहीं पूछा था, मिडिल करके पूछा, तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे और क्वेश्चन गलत भी हो गया था। ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक नियम है थॉर्नडाइक के। प्राथमिक नियम में कौन कौन से नियम आते हैं ये हम देखते हैं। प्राथमिक नियम में 3 नियम हैं। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है। ये है प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक के। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये 3 हैं आपके, संख्या आ जाती है। द्वितीयक नियम आपके 5 हैं। अभिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, सहचर्य का नियम, नोट कर लीजिएगा। मनोवर्ती का नियम,
मनोवृत्ति का नियम, और नेक्स्ट एक और है आपका आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सामरसता का नियम, ये अभिक्रिया बहुप्रतिक्रिया है, सामरसता का नियम, का नियम। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के नियम हो गए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले हमने कारक देखे थे, वातावरणीय कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सारे देख लिए। ठीक है, अब हमने देखे थे अधिगम के नियम। अधिगम का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए, प्राथमिक नियम एवं द्वितीयक नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम में आपके कौन कौन से आएंगे? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये आगे पीछे हो जाए कोई मतलब नहीं, इतना ध्यान देना है, 3 नियम है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपके द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम 5 दिए हैं, सांद्रता का नियम, अभिक्रिया का बहुप्रतिक्रिया का नियम, सहचर्य का नियम, मनोवर्ती का नियम एवं आंशिक क्रिया का नियम। तो ये हमारे इतने नियम हुए। टोटल कितने दिए हैं? 3 और 5 आंसर। टोटल थॉर्नडाइक के नियम है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कुल कितने थॉर्नडाइक के नियम हैं, कुल कितने थॉर्नडाइक के नियम हैं, कितने थॉर्नडाइक के नियम हैं। के नियम हैं, तो आप इतना तो जानते हो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 3 और 5 और 3, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो आज अपनी इतनी ही क्लास रखते हैं, फिर नेक्स्ट आपकी जो भी होगा तो हम देखेंगे संभववाद का नियम कौन कौन से इसमें आएंगे, थॉर्नडाइक का नियम किस में आता है, पॉवलोव का नियम किस में आता है, स्किनर का नियम किस में आता है, और सामाजिक अधिगम का नियम। तो इस तरीके की बातें जो होंगी एक ही क्लास में लेंगे तो आपके दिमाग थोड़ा स्किप हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लास कम की हैं, आज तो ज़्यादा होगी इतना कर दिए। अब इससे आप रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद हम दूसरा जो अधिगम का रिलेटेड जितना भी रह गया है वो हम पूरा कराएंगे। ठीक है, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से बस इतना भी कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मुझे पता है, मुझ पे अपने आप पे बिलीव है कि मैंने आपको कंटेंट अच्छा दिया है और आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक एक टॉपिक, एक एक जो चीज़ मैंने कराई है वहाँ से आपके क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? जैसे प्रभाव के नियम से रिलेटेड, तत्परता का, अभ्यास का, यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन गए। और जितने मैं कराई, एक एक जो भी मैंने टॉपिक कराया है और एक एक हेडिंग कराई है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन बनना है आपका। यूपी टीजीटी देख लीजिएगा और पीजीटी देख लीजिएगा, एलटी देख लीजिएगा, या यूपी टेट या सीटेट देख लीजिएगा। कहीं से भी बिहार में आप जो सीटेट हो रहा है होम साइंस वालों का, या कोई भी एस्टेट हो रहा है प्राइमरी वाला, कोई भी हो, जहाँ से भी मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो अधिगम वाला पार्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।